सभी को गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है जीनोमिक मेडिकल और नर्सिंग एकेडमी के अंदर। तो आज का जो हमारा सेशन है, आप सबको पता है, वी आर कंटिन्यूइंग द सेशन विद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हम आगे बात करेंगे शोएब, आहारी, शिवा, भरत, महावर, है ना, भरत, ताराचंद, सभी को, आप सभी को गुड इवनिंग। दिनेश, है ना, मूलचंद, गुलाम नबी, राहुल कुमार, योगेश, जतिन, राजपूत, धीरज, अजय, योगेश, सभी को गुड इवनिंग। हिमांशु, आर्यन, लक्की, एस जोया, बैक बेंचर्स, रमेश, विवेक तिवारी, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। मनीष साहब, बिल्कुल गुड इवनिंग साहब, आप सभी को। पुखराज, तो आपका गुड इवनिंग चलता रहेगा। आप सब जानते हैं, आप सबका प्यार हमें बहुत मिल रहा है और इसी की वजह से हम रोज आपके सामने आ रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको सफलता जल्द मिले। तो आपका जो महत्वपूर्ण समय है वो खराब किए बिना हम हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखो, जिन बच्चों का नाम नहीं ले पाऊँ, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड इवनिंग है, शुभकामनाएं। आप जानते हो समय की कमी है, सो लेट्स वेट, नॉट वेस्ट द टाइम। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं सीवीएस की, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, तो हमने इसकी बेसिक जनरल एनाटॉमी डिस्कस की थी कि इसके अंदर क्या क्या डिफरेंट चीजें होती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका जो पैटर्न, वो है आपका फिजियोलॉजिकल पैटर्न। फिजियोलॉजिकल पैटर्न से सिंपल सा मतलब है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शंस, कि हमारा ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये फंक्शनिंग किस तरह से करता है और क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो इन ब्रीफ व्हाट विल डू इज विल फोकस ऑन, सबसे पहले, और ये हमारी प्रिपरेशन, डोंट फॉरगेट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएचओ, तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे इसको। कार्डियक साइकिल विल डिस्कस, इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कार्डियक आउटपुट, और हम डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ हार्ट साउंड। ये सारी चीज़ें बड़ी क्रिटिकल हो जाती है जब आप किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट का असेसमेंट करते हो या एग्जामिनेशन करते हो। सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सबसे पहली चीज़, अगर मैं आपके सामने, इफ आई ड्रॉ अ हार्ट, अगर आपके सामने हार्ट बनाऊं, आप सब जानते हैं हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। लेट मी ड्रॉ दिस साइड अ बिगर इमेज। हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स हैं, और अगर हम इसके बारे में और सिंप्लीफाई बात करें तो यहाँ से 2 तरह की ब्लड वेसल्स अराइज होती है। इधर जो निकलता है वो अयोटा है, इधर जो निकलती है वो पल्मोनरी आर्टरी है। इधर आ रही है आपकी सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, आप जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ। और इधर आ रही है आपकी पल्मोनरी वेन, 4 पल्मोनरी वेन आती है, पीवी बोले तो पल्मोनरी वेन। जैसे कि आप सब परिचित हैं, ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब जैसा मैंने कहा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, कार्डियक साइकिल के बारे में। अब साइकिल शब्द का मतलब क्या होता है, बहुत सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। साइकिल शब्द का मतलब क्या होता है? देखिए, साइकिल शब्द का सिंपल सा मतलब है, कोई भी चीज जिस पॉइंट से शुरू हुई उसी पॉइंट पे खत्म होती है और फिर दोबारा वहीं से शुरू हो जाती है। तो हमारे हार्ट के अंदर इस साइकिल का संबंध किस चीज से है? हमारे हार्ट में आखिरकार ऐसी साइकिल जैसी क्या एक्टिविटी हो रही है? देखिए, हार्ट के अंदर साइकिलिंग जैसी 2 एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। पहली चीज, अगर आप हार्ट की बात करो तो आपको अपनी इंपॉर्टेंस देनी है, याद रखना इसको, वेंट्रिकल को, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर, अब इस एरो का सिंपल सा मतलब है, अगर मैं यहां लिखूं वेंट्रिकुलर फिलिंग, कहने का मतलब वेंट्रिकल में फिलिंग होना जरूरी है, किसकी? ब्लड की। जब वेंट्रिकल में ब्लड फिल होगा, जब भी ब्लड वेंट्रिकल से क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो वेंट्रिकुलर फिलिंग इज फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर एम्प्टिंग, कहने का मतलब वेंट्रिकल में ब्लड भरेगा और उसके बाद वेंट्रिकल से ब्लड क्या होगा? खाली होगा। वेंट्रिकुलर फिलिंग हो गया और उसके बाद क्या हो गया? वेंट्रिकुलर एम्प्टिंग हो गया। अब ये खाली होना, भरना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जानते हो हमारी बॉडी की जो सेल्स है, उन सेल्स को 2 चीज की आवश्यकता है, एक चाहिए ऑक्सीजन और एक चाहिए न्यूट्रिशन। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट दोनों आपकी बॉडी की सेल को ब्लड के जरिए मिलते हैं, और वो ब्लड सर्कुलेशन के जरिए जो पार्ट आपकी बॉडी तक पहुंचाता है वो हार्ट है। हार्ट ब्लड को किस में पंप करता है? ब्लड वेसल्स में। अब आप सोचिए, दिस इज द हार्ट, अगर ये ब्लड को पंप कर रहा है और इसके अंदर का जो ब्लड है अगर वो बाहर निकल गया, तो एक बार में जो है वो तो बाहर निकल गया। अब अगर ये ऐसा का ऐसा रहे तो अगली बार ब्लड कहां से आएगा? इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा? रिलैक्स होना पड़ेगा। तो जब जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है तब तब वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलता है, कहने का मतलब एम्प्टिंग होती है। जब जब क्या होता है? वेंट्रिकल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। और जब जब वेंट्रिकल आपका क्या होता है? रिलैक्स होता है, तब तब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भरता है। जब ये रिलैक्स होगा तो इसके अंदर ब्लड भरेगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसमें से ब्लड कहां निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो ये 2 चीजें, फिलिंग और एम्प्टिंग। अब इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हमने मेडिकल वर्ड नाम दे दिया। देखिए साहब, ये हार्ट, और अगर हमने कहा कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन को हमने नाम दे दिया, याद रखिएगा, हमने कहा इसे सिस्टोल, और ये जो रिलैक्सेशन है हमने इसे कहा डायास्टोल। एक कहलाया कॉन्ट्रैक्शन और एक कहलाया आपका रिलैक्सेशन। तो एक आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कहलाया आपका सिस्टोल, और जो रिलैक्सेशन है वो कहलाया आपका डायास्टोल। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं फिर से थोड़ा सा छोटा सा हार्ट बनाऊं, है ना, प्लीज, मेरा ध्यान कंटेंट पे नहीं है, इसलिए प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूं। अब इधर ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में आपकी बॉडी की सेल तक, अगर ये सेल है, यहां ब्लड कहां से आ रहा है? वेंट्रिकल से। क्लियर है? तो ध्यान से सुनने वाली बात है,
जब भी कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या सिस्टोल की डायस्टोल की बात हो, आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए, वो होना चाहिए वेंट्रिकल्स। तो इसीलिए याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट लाइन में लिख रहा हूं, इन कार्डियक साइकिल के अंदर, ध्यान से सुनना, सिस्टोल एंड डायस्टोल आर स्टडीड एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। कहने का मतलब, अगर हम सिंपल सी बात करें, अगर हम हार्ट की बात करें, तो यहां पर जब सिस्टोल और डायस्टोल की बात चलती है तो डेफिनेटली हम यहां पर किसका नाम लेके चलते हैं? हम वेंट्रिकल्स का नाम लेके चलते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, नॉर्मली अगर आप कार्डियक साइकिल की बात करें, तो एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में अगर हम बात करें, बहुत सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं हमारी हार्ट रेट होती है लगभग 72 बीट्स पर मिनट। कहने का मतलब, एक मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है? 72 बार, 72 बीट्स पर मिनट। तो जब हमारा दिल 60 सेकंड में 72 बार धड़क रहा है, तो एक बार धड़कने में जो टाइम लगता है उसे एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कार्डियक साइकिल का टाइम निकल करके आता है 0.80 सेकेंड। कहने का मतलब 0.80 सेकेंड के अंदर हमारी क्या होती है? एक कार्डियक साइकिल आपका कंप्लीट होती है, 0.80 सेकेंड। और इसमें मेन इंपॉर्टेंस हम एटीएम को नहीं, किसको देते हैं? वेंट्रिकल को देते हैं। अब अगर इस कार्डियक साइकिल को आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें, मैं यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, इधर ध्यान दीजिएगा। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, इधर देखिएगा, ये मैंने एक पार्ट बनाया और इसके बाद ये दूसरा पार्ट बना रहा हूं, फोकस। इसके बाद फिर से सिमिलर, सेम टू सेम वैसा ही पार्ट बनाया, फिर से साहब वापस से ये पार्ट आ गया, फिर से साहब अगेन दिस पार्ट कम्स। व्हाट डज इट मीन? कार्डियक साइकिल के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जो ऊंचा और छोटा बनाया, याद रखिएगा, ये है आपका सिस्टोल, और ये जो छोटा और आपका बड़ा बनाया, ये है आपका डायस्टोल। सिस्टोल, डायस्टोल, अगेन सिस्टोल। इसका मतलब ये जो सिस्टोल होता है, याद रखिएगा, 0.80 सेकंड में ये कितने समय तक होता है? 0.27 सेकंड तक। और डायस्टोल का ड्यूरेशन होता है 0.53 सेकंड। अगर आप 0.27 और 0.53 को जोड़ोगे तो आपके सामने निकल करके आ जाएगा 0.80 सेकंड, जो कि क्या है? आपका एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन है, एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन है। अब इस सिस्टोल और डायस्टोल में होता क्या है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेन सिंपल सी चीज, फिर से आपके सामने अगेन आई एम ड्रॉइंग अ हार्ट। देखिए, बहुत बेसिक सी चीज है और ये बेसिक आपको आना चाहिए। लिसन केयरफुली। यहां पर अगर मैं, इधर मैंने बनाया अयोटा, इधर मैंने बनाई आपकी पल्मोनरी आर्टरी। यहां पर आप सभी जानते हैं वाल्व होते हैं। इधर मैंने पढ़ाया था आपको एवी वाल्व होते हैं। ये जो है, ये कौन से वाल्व हैं? एवी वाल्व हैं। और ये वाल्व क्या कहलाते हैं? जो यहां होते हैं ये कहलाते हैं सेमी ल्यूनार वाल्व। ध्यान से सुनना, जो लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के बीच में है वो कहलाता है अयोटिक वाल्व, जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है ये कहलाता है पल्मोनरी वाल्व। तो दो वाल्व हो गए, एक कहलाया अयोटिक वाल्व और एक कहलाया पल्मोनरी वाल्व। तो सिस्टोल और डायस्टोल के दौरान आखिरकार होता क्या है? देखिए आरपी बॉय, हम सब इन सब डिटेल में नहीं जाएंगे, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड हम फोकस कर रहे हैं ऑन द सीएचओ। अब आप सिंपल सी चीज ध्यान दीजिएगा, आप खुद समझिएगा। सिस्टोल के समय थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ब्लड को वेंट्रिकल से बाहर निकलना है। सिस्टोल के समय ब्लड को कहां निकलना है? वेंट्रिकल से बाहर। तो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये मैं मायोकार्डियम बना रहा हूं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये आपके इस ब्लड के ऊपर क्या डालेगा? प्रेशर डालेगा। ध्यान से देखना, इसने दबाव डाला किस पे? ब्लड पे। और जब ब्लड पे दबाव पड़ेगा तो ब्लड किस पे दबाव डालता है? वाल्व पर। इधर लिख रहा हूं मैं, मायोकार्डियम ने किस पर दबाव डाला? ब्लड पे। और ब्लड ने किस पे डाला? वाल्व पे। अब आप एक सिंपल सी चीज समझिएगा, वाल्व के अंदर क्या होगा? अब एवी वाल्व, वाल्व का मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये केवल फ्लो को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करते हैं। कहने का मतलब, जो एवी वाल्व है वहां ब्लड केवल ऊपर से कहां आ सकता है? नीचे। जैसे ही ब्लड नीचे से ऊपर आने की कोशिश करेगा, एवी वाल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज। बहुत सिंपल चीज है, एवी वाल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज। और जब इधर धक्का लगेगा तो होगा क्या? सेमी ल्यूनार वाल्व क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। एवी वाल्व तो हो गए आपके बंद और सेमी ल्यूनार वाल्व क्या हो गए? ओपन। ये काम किस दौरान हो रहा है? अगर हम इस सबको कहें, ये हो रहा है किस दौरान? सिस्टोल के समय। कहने का मतलब, जब आपका वेंट्रिकल्स आपका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस समय एवी वाल्व तो आपका बंद होंगे और सेमी ल्यूनार वाल्व क्या होंगे? ओपन। तो इस स्थिति में जो ब्लड है इधर जाएगा अयोटा में और इधर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। सिंपल चीज है। सिस्टोल की ड्यूरेशन कम है। अब बात करते हैं हम डायस्टोल की। डायस्टोल आपका सिंपल सी चीज है, डायस्टोल का मतलब है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन अब क्या हो गया? खत्म। तो अब अगर मैं इसको बताऊं सिमिलरली, अगर हम लिखें यहां डायस्टोल, तो डायस्टोल का सिंपल सा मतलब है, इधर देखिएगा, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। जो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम है ये क्या हो चुका है? आपका रिलैक्स हो चुका है।
वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम क्या हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। जब वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम आपका रिलैक्स होता है तो क्या होना है, ध्यान से देखिएगा। अगर फिर से देखिए, बिना डायग्राम्स के कभी भी ये क्लेरिफाई नहीं होगा। जैसे ही वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम आपका रिलैक्स होगा, ये रहा वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, जब ये रिलैक्स होगा तो होना क्या है, इधर देखिएगा, सिंपल सी चीज, जो ब्लड आपका ऊपर जा रहा था, अब चूंकि रिलैक्स है तो ये ब्लड वापस कहां आने की कोशिश करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा। और ध्यान दीजिएगा, जब ये नीचे आएगा तो ये जो एवी वाल्व है, ये एवी वाल्व क्या हो जाएंगे आपके, क्लोज, ये बंद हो जाएंगे। सॉरी, सेमिलुनार वाल्व क्या हो जाएंगे, बंद। सेमिलुनार वाल्व क्या हो जाएंगे, बंद। और हुआ क्या है, इधर जो ब्लड इकट्ठा हो रहा था, क्योंकि एट्रियम में लगातार ब्लड आता रहता है, एट्रियम में क्या होता है, लगातार ब्लड आता रहता है। अब वेंट्रिकल तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं रहा, वेंट्रिकल क्या है आपका, रिलैक्स है, एट्रियम में ब्लड भर चुका है। तो सीधी सी बात है, जब इधर से दबाव पड़ेगा तो ये एवी वाल्व क्या हो जाते हैं, ओपन। जैसे ही वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम रिलैक्स हुआ, ध्यान दीजिएगा, दो काम हुए, सेमिल्यूनार वाल्व क्या हुए, क्लोज हुए, और अगली चीज एवी वाल्व क्या हुए, ओपन हुए। और एवी वाल्व ओपन होते ही क्या हुआ, सिंपल सी चीज है, ब्लड जो है वो आपका एट्रियम से किस में आने लग गया, वेंट्रिकल्स में। कहने का मतलब अब हमारे वेंट्रिकल के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड भर रहा है। कहने का मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर क्या हो रही है, फिलिंग हो रही है। यही तो हमें चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में देखिए, कार्डियक साइकिल के अंदर दो स्टेजेस हैं, आप बहुत सिंपल समझिएगा, सिस्टोल और डायस्टोल। और हमने क्या कहा कि सिस्टोल और डायस्टोल का मेन मतलब आपको समझना है वेंट्रिकल से, एट्रियम से नहीं, किससे, वेंट्रिकल से। तो वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल होगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये ब्लड पे दबाव डालेंगे। ब्लड पे दबाव डालेंगे तो ऊपर वाले जो आपके एवी वाल्व हैं ये बंद होंगे, सेमिलुनार वाल्व खुलेंगे और ब्लड आपका वेंट्रिकल से क्या निकलेगा, बाहर। एक तरफ जाएगा लंग्स में, लंग्स में क्यों जाएगा, ताकि इसमें से CO2 बाहर निकाली जा सके और इसमें क्या मिलाई जा सके, O2। इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेफ्ट साइड में ब्लड अयोटा में जाएगा, जो ब्लड अयोटा में जाता है वो हमारे शरीर के सिस्टम्स में जाता है, अलग अलग किसमें जाता है, सिस्टम्स में जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आपको दो सिंपल सी चीज याद रखनी है कि सिस्टोल के समय कौन से वाल्व खुलते हैं और कौन से बंद होते हैं, और डायस्टोल के समय कौन से खुलते हैं और बंद होते हैं। अभी जब हम आगे हार्ट साउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे तब वहां पर इनकी हम चर्चा करेंगे। अब इसी कार्डियक साइकिल वाला पार्ट थोड़ा बहुत हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। एक छोटा सा एग्जाम के हिसाब से मैं आपको एक पार्ट बता रहा हूं। जैसा मैंने आपसे कहा, सिस्टोल की ड्यूरेशन कम है लेकिन प्रेशर ज्यादा होता है, बीपी याद है ना, 120 होता है। डायास्टोल की ड्यूरेशन ज्यादा है लेकिन प्रेशर क्या है, कम। तो आप इन बॉक्स के माध्यम से समझिएगा, जो ऊंचा और छोटा बॉक्स है वो आपका सिस्टोल है, और जो छोटा और चौड़ा बॉक्स है ये क्या है, आपका डायास्टोल। सिस्टोल, डायास्टोल। अब यहां एक खास चीज ध्यान दीजिएगा, जिस पर ध्यान देना है, ये रहा फिर से आपका हार्ट। बहुत सिंपल चीज है, क्योंकि अगले पार्ट के अंदर ये बहुत काम आएगा। ध्यान से सुनना, जब इधर आपका अयोटा और इधर आपकी पल्मोनरी आर्टरी, लिसन केयरफुली, जब आपका डायास्टोल होता है इसका मतलब ब्लड आपका एट्रियम से किस में जाता है, वेंट्रिकल में। वैसे तो इसकी 5 स्टेज होती है लेकिन मैं आपको मेनली 3 ही बताऊंगा। पहली स्टेज, ध्यान से सुनना, जब तक एवी वाल्व बंद थे तब तक यहां पर ब्लड इकट्ठा हो रहा था, वो ब्लड नीचे नहीं आ पा रहा था क्योंकि एवी वाल्व क्या है, बंद है। अब जैसे ही एवी वाल्व खुलेंगे, ध्यान से सुनना, ये ब्लड नीचे तो आएगा लेकिन धीरे आएगा या तेजी से आएगा, जाहिर सी बात है आपका क्या होगा, बहुत तेजी से आएगा। तो अगर हम सिंपल सी चीज कहें, अगर हम यहां लिखें डायास्टोल, तो डायास्टोल के अंदर पहला पार्ट क्या होना चाहिए कि ब्लड तेजी से एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है। एग्जाम के हिसाब से याद रखना, इस स्टेज को कहते हैं रैपिड फिलिंग। क्या कहते हैं, रैपिड फिलिंग। और ये भी याद रखना, इस स्टेज में कितना परसेंट ब्लड भर जाता है, 70% ब्लड भर जाता है। कहने का मतलब नाउ योर वेंट्रिकल्स इज फिल्ड अबाउट 70%। 70% तक आपका वेंट्रिकल्स क्या हो सकता है, आपका पूरा भर चुका है। मांगीलाल जी, ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे ध्यान दो, है ना। मंगल लाल जी है ना, ये 3 पे ध्यान देना आप, कि ये आपके, मैं आपको बता रहा हूं पूरा एग्जाम के हिसाब से। रैपिड फिलिंग, डायास्टोल का मतलब हम क्या मान के चलते हैं कि जब ब्लड एट्रियम से किस में आता है, वेंट्रिकल में। पहली बार रैपिड फिलिंग में आता है कितना, 70% ब्लड। अब जो ब्लड यहां था वो नीचे चला गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इधर पल्मोनरी वेन से और इधर सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, यहां से लगातार ब्लड नीचे आ रहा है। अब ये जो भी ब्लड नीचे आ रहा है, क्या ये एट्रियम में रुकेगा या सीधा वेंट्रिकल में जाएगा, सीधा कहां जाएगा, वेंट्रिकल में। जब वेंट्रिकल में जाएगा तो बहुत बढ़िया गोविंद, स्लो फिलिंग, तो वेंट्रिकल के अंदर फिर से ब्लड भरेगा। अब वेंट्रिकल में अब जब ब्लड भर रहा है, ये तेजी से या भर रहा है या धीरे भर रहा है, तो इसीलिए अगली स्टेज को हमने क्या कहा, याद रखिएगा, स्लो फिलिंग। और इस स्टेज के अंदर लगभग कितनी परसेंट फिलिंग होती है, 10% फिलिंग। कहने का मतलब अब आपका वेंट्रिकल लगभग 80% भर चुका है। ध्यान से सुनना, क्या भर चुका है, 80%। अब अभी भी 20% भरना बाकी है। अब एक खास चीज याद रखिएगा, अगर वेंट्रिकल पूरा नहीं भरा तो वेंट्रिकल से ब्लड भी बाहर कम निकलेगा। अगर वेंट्रिकल पूरा नहीं भरा तो वेंट्रिकल से ब्लड भी क्या बाहर निकलेगा, कम। अब हो क्या रहा है, इस ब्लड के वॉल्यूम की वजह से ये जो दबाव है बेचारे एवी वाल्व पे पड़ रहा है। अब ये बेचारे एवी वाल्व क्या हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं। अगर आपके एवी वाल्व बंद हो गए तो ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में नीचे आएगा ही नहीं,
और नहीं आएगा तो वेंट्रिकल पूरे नहीं भरेंगे। इसका मतलब हम चाहते हैं कि थोड़ी और देर आपके एवी वाल्व क्या रहे, ओपन रहे, कहने का मतलब खुले रहे। तो इनको खोलने के लिए आपको ऊपर से धक्का मारना पड़ेगा। ऊपर क्या है जो धक्का मार सकता है? बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। ऊपर आपका क्या है? एट्रियम है, और एट्रियम के अंदर क्या है? मायोकार्डियम। और एट्रियम मायोकार्डियम के अंदर C4 जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसे हम कहेंगे एट्रियल सिस्टोल। क्या कहेंगे? एट्रियल सिस्टोल। कहने का मतलब अब जब ऊपर से एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसके दो फायदे। नंबर एक, जो ब्लड यहां आ रहा है ये तेजी से नीचे जाएगा। ध्यान से सुनना। अरे अगर आप किसी बॉटल को ऊपर से जोर से दबाओगे तो उसमें से जो भी चीज नीचे आ रही है वो नीचे धीरे जाएगी या तेजी से जाएगी? बिल्कुल तेजी से जाएगी। अब जब कोई चीज तेजी से नीचे जाएगी तो किस में जाएगी? वेंट्रिकल में। इससे दो फायदे हुए, एक तो ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है, दूसरा आपका एवी वाल्व क्या रह रहे हैं? ओपन। कहने का मतलब खुले के खुले। तो जो तीसरी स्टेज कहलाती है, नाम भले ही एट्रियल सिस्टोल है, ध्यान से सुनना, नाम भले ही क्या है? एट्रियल सिस्टोल, लेकिन काम किस में आ रही है? डायास्टोल में। किसके डायास्टोल में? वेंट्रिकल के। इस एट्रियल सिस्टोल के समय वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड भरता है? लगभग 20%। तो याद रखिएगा, तीन स्टेज मेनली है, सिंपल सी चीज है। एक कहलाती है रैपिड फिलिंग, एक कहलाती है स्लो फिलिंग, और एक कहलाता है आपका एट्रियल सिस्टोल। इन तीन स्टेज के समय ब्लड आपका एट्रियम से किसमें आ रहा है? वेंट्रिकल में। तो ये तीनों स्टेजेस अभी आगे जब हम चले तब आप इनको ध्यान रखिएगा। दिस इज अ ब्रीफ रिव्यू अबाउट कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल के बाद आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आ रहा हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बहुत सारी बीमारियों के अंदर अफेक्टेड होता है, तो इसको आपको बहुत सिंपल तरीके से समझना जरूरी है। आउटपुट का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। हमारे हार्ट से क्या बाहर निकलता है? हमारे हार्ट से एक ही चीज बाहर निकलती है, और वो और कुछ नहीं है, वो क्या है? ब्लड है। और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन सिंक्रोनाइज होता है। ऐसे नहीं होता कभी कम निकलता है कभी ज्यादा निकलता है, एक तरह से ये आपका पूरा प्रॉपर तरीके से निकलता है। तो अगर मैं कार्डियक आउटपुट के बारे में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं द अमाउंट ऑफ ब्लड, खून की वो मात्रा, पंप्ड आउट, जो कहां निकलती है? बाहर, बाय, आप समझ सकते हो बाहर कहां से निकलेगी? एट्रियम से या वेंट्रिकल से? ईच वेंट्रिकल। कहने का मतलब दोनों वेंट्रिकल से खून की वो मात्रा जो बाहर निकलती है, इसे हम क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट कहते हैं। इस कार्डियक आउटपुट में चार इंपॉर्टेंट चीजें आती है, और चारों आपके सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकती है। पहला कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, दूसरा कहलाता है मिनट वॉल्यूम, तीसरा कहलाता है कार्डियक इंडेक्स, और चौथा कहलाता है कार्डियक रिजर्व। चार चीजें आ गई इसके अंदर। बिल्कुल आपका सिंपल चीज, स्ट्रोक वॉल्यूम, मिनट वॉल्यूम। कोमल क्लास का टाइम 8:30 बजे से ही है, डेली 8:30 बजे क्लास होती है ना। आगे से आगे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, पहले टॉपिक पे आने तो दो। सभी को गुड इवनिंग एक बार फिर से। तो चार यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इन चारों का मतलब मैंने क्या कहा? ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम शब्द का मतलब क्या होता है? स्ट्रोक का मतलब होता है जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक बार में कितना ब्लड निकलता है। सेम डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो आप? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल, कब? ड्यूरिंग एवरी हार्ट बीट, हर दिल की धड़कन के दौरान जो ब्लड बाहर निकलता है, और आप जानते हो वो कितना होता है? 70 ml। कहने का मतलब स्ट्रेट वन लाइनर क्वेश्चन है कि एक बार में जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लगभग 70 ml के आसपास ब्लड कहां निकलता है? बाहर निकलता है। दूसरा पॉइंट आपके सामने है मिनट वॉल्यूम। अब मिनट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? कि एक मिनट के अंदर, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, एक मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है। 60 सेकंड के अंदर आपका दिल कितनी बार धड़कता है? 72 बार। उसी को हम क्या कहते हैं? हार्ट रेट। अब 72 बार धड़कता है, और जब जब हर बार धड़कता है तो लगभग 70 ml ब्लड बाहर निकलता है। कितना निकलता है? 70 ml। तो इस हार्ट रेट को अगर हम किससे गुणा कर दें? स्ट्रोक वॉल्यूम से गुणा कर दें। किससे गुणा कर दें? स्ट्रोक वॉल्यूम से कितना गुणा कर दें? कैलाश साहू जी अभी वही निकाल रहे हैं, बिल्कुल साहब। मिनट वॉल्यूम, एक मिनट में कितना निकलेगा? हार्ट रेट आप जानते हो 70, अगर आप लेते हो 72, और 72 को अगर आप 70 से गुणा करते हो तो लगभग कितना निकल के आता है? ये 5000 ml अप्रॉक्स। कहने का मतलब लगभग एक मिनट के अंदर हमारे हार्ट के द्वारा लगभग कितना ब्लड पंप किया जाता है? 5000 ml ब्लड पंप किया जाता है। अब यहीं पर एग्जाम के हिसाब से 2-3-4 पॉइंट लिख रहा हूं मैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दोस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों को पता है वो डेफिनेटली, वो आपका सिंपल सी चीज है। बिल्कुल टेस्ट का शेड्यूल अभी आपको बताएंगे, बिल्कुल आप सब ध्यान दें। आप ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रोक वॉल्यूम, मिनट वॉल्यूम तो बिल्कुल लैपटॉप में नहीं चलेगा, ये केवल मोबाइल में चलेगा, आपके एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर, लैपटॉप में नहीं चलता, ये एंड्रॉइड टैबलेट के अंदर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान दीजिए। कम बैक टू द टॉपिक। कुछ ऐसी चीजें जो एग्जाम में आपके लिए जरूरी है उन पर ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं। सबसे पहले, क्योंकि क्लिनिकल भी काम आएगी, EDV, और इसका नाम है PSV। दूसरा अगर मैं लिखूं ESV और PDB, ये जो वैल्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डू रिमेंबर अबाउट इट। इन वैल्यूज के ऊपर वहां सिंपल सी चीज है, ध्यान रखना। और बेटा जो भी आप बच्चे कमेंट करते हो, थोड़ा सा अपना मर्यादा का ध्यान रखें। आप लोग यहां पर केवल पढ़ने के लिए आते हैं, है ना। प्लीज डू योर पॉलिटिक्स इन योर होम। आप अपनी राजनीति अपने घर पे करें, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप यहां से जा सकते हैं।
है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, बिल्कुल। और ऐसे लोगों को यहाँ हमें चाहिए भी नहीं, है ना, वी डोंट वांट ऑल दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, हमें केवल वो बच्चे चाहिए जो यहाँ पढ़ने आते हैं। सो फोकस ऑन दैट। एप्पल पे नहीं है, एंड्रॉइड पे। ये शब्द क्या काम आते हैं, ध्यान से सुनना। और अब थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये आपका एट्रियम, ये आपका वेंट्रिकल, ये वैल्यूज बहुत काम की है आपके। लिसन केयरफुली। इधर आपका अयोटा और इधर है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान से सुनिएगा। ईडीवी नाम है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या नाम है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब समझना, देखो जो बच्चा नाम से समझेगा वो समझने की कोशिश करना। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और एग्जाम में इन शब्दों को भूल मत जाना, इसका मतलब निकालो, जो शब्द लिखा है उसका मतलब निकालो। एंड बोले तो खत्म होना, क्या खत्म होना? डायस्टोल। वॉल्यूम बोले तो मात्रा। किसकी मात्रा के बारे में पढ़ रहे हैं हम? सीधी सी बात है, ब्लड की मात्रा के बारे में। जब डायस्टोल होता है उस समय ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में भरता है। ध्यान से सुनना। डायस्टोल खत्म होने का मतलब है आपके एवी वाल्व क्या हो जाते हैं? बंद। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब है सिंपल चीज है, आपके एवी वाल्व क्या हो चुके हैं? क्लोज हो चुके हैं। इस समय आपके वेंट्रिकल्स के अंदर, याद रखिएगा, वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड होता है? 120 ml। कितना होता है? 120 ml। गजेंद्र वेरी गुड, सिंपल सी चीज है। यहां पर आपका कितना ब्लड होता है? 120 ml ब्लड, जिसे हमने क्या कहा? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और डायस्टोल खत्म होने का मतलब है, सीधी सी बात है, अभी क्या चालू नहीं हुआ है? सिस्टोल। तो पीएसवी का मतलब आप ध्यान से समझिए, बहुत ईजी है। पीएसवी मींस प्री सिस्टोलिक वॉल्यूम। कहने का मतलब डायस्टोल खत्म होने के बाद, या आप कह सकते हो सिस्टोल चालू होने से पहले कितना ml? 120 ml। अब अगला वर्ड सीखिएगा। जब सिस्टोल होगा, सिस्टोल होने का मतलब है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जाहिर सी बात है, ब्लड आपका वेंट्रिकल से कहां निकलेगा? बाहर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक चीज जो आप सबको पता है वो क्या? बोला सर एक बार में हम जानते हैं 70 ml ब्लड बाहर निकलता है। इसी को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हो। क्या कहते हो? इसी को स्ट्रोक वॉल्यूम। एक बार में कितना निकला? 70 ml। ध्यान से सुनना, यहां कितना ब्लड भरा हुआ था? 120 ml। डू रिमेंबर, डायस्टोल के खत्म होने के बाद वेंट्रिकल में ब्लड कितना था? 120 ml। और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कितना ब्लड बाहर निकल गया? 70 ml। इसका मतलब क्या कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद आपके वेंट्रिकल पूरी तरह से खाली हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं। आपका जवाब होना चाहिए कि वेंट्रिकल पूरी तरह से खाली नहीं हुए, वेंट्रिकल में ब्लड बचा। 120 में से 70 निकला तो आप कहोगे, बोला सर वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड बचा? 50 ml ब्लड बचा। कितना ब्लड बचा? 50 ml। इसका मतलब हमारे वेंट्रिकल्स कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होते। अब ये 50 ml ब्लड कब बचा? आप कहोगे सर सिस्टोल खत्म होने के बाद। क्या खत्म होने के बाद? सिस्टोल खत्म होने के बाद। तो इसको हम क्या कहेंगे? डू रिमेंबर, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या कहेंगे? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और इसको अगर आप दूसरा नाम देना चाहते हो तो क्या खत्म हुआ है? एक तरह से अगर सिस्टोल खत्म हुआ है तो क्या चालू होने वाला है? डायस्टोल। तो दूसरा नाम हम इसे दे सकते हैं प्री डायस्टोलिक वॉल्यूम। या तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कह लो या प्री डायस्टोलिक वॉल्यूम कह लो। वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है या प्री सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है? जवाब आएगा 120 ml। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम या प्री डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है? जवाब आएगा आपका 50 ml। अब इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके क्लिनिकली जब आप पढ़ते हो एमएसएन, तो वहां पर भी आपके काम आता है जब आप हार्ट फेलियर डिस्कस करते हो। यह शब्द है, ध्यान से सुनिएगा, इजेक्शन फ्रैक्शन। इसी के आधार पर डिस्कशन होता है कि कितना सीवियरिटी है उसकी हार्ट फेलियर की, माइल्ड है, मॉडरेट है और आपका सीवियर है, इसी पे डिपेंड करता है। मतलब समझिएगा। और चूंकि हर डायग्राम हर जगह, आप बार बार मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना आए। व्हाट इज द वर्ड मीनिंग बाय इजेक्शन फ्रैक्शन? सिंपल सा मतलब समझिएगा। ये रहा आपका अयोटा, इधर आपके एवी वाल्व। ध्यान से सुनिएगा। ये रहा ब्लड वेंट्रिकल में। हमने कहा, बहुत ध्यान से सुनना, यहां ब्लड था 120 ml। इसको क्या कहा था हमने? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसमें से कितना बाहर निकल गया? 70 ml। इसको हमने क्या कहा? स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना बचा? 50 ml। इसको हमने क्या कहा था? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल सी चीज है, ध्यान से सुनिएगा, 120 ml में से 70 ml निकला तो ये तो होगी मात्रा। फ्रैक्शन शब्द का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, पार्ट और परसेंटेज। कहने का मतलब पार्ट बोले तो हिस्सा। हिस्सा जो क्या निकला है? इजेक्शन। कहने का मतलब आउट, निकला है बाहर। कहां से बाहर निकलना है? आउट ऑफ वेंट्रिकल्स। कितने में से बाहर निकला है? 120 में से बाहर निकला है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर 120 में से 60 ml बाहर निकलता, कितना ml बाहर निकलता? 60 ml। तो आप क्या जवाब देते? बोला सर 50% बाहर निकला। कितना परसेंट बाहर निकला? 50% बाहर निकला।
लेकिन 70 ml निकला है, इसका मतलब आपका 50% से क्या निकला है, ज्यादा बाहर निकला है। तो हमेशा याद रखिएगा, इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब, अगर मैं यहां डेफिनेशन लिखूं, पार्ट और परसेंटेज ऑफ, ध्यान से सुनना, पार्ट और परसेंटेज ऑफ, किसका पार्ट या परसेंटेज, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम विच इज इजेक्टेड आउट ऑफ वेंट्रिकल्स, जो वेंट्रिकल से क्या निकलता है, बाहर निकलता है। तो इसका मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन को निकालने के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर आप डिवाइड कर दो किसको, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को, और इसको गुणा कर दो आप 100 से। कहने का मतलब 70/120 इंटू 100, तो लगभग आपका कितना परसेंट आएगा, 58%। वन लाइनर क्वेश्चन में याद रखना, अगर एग्जामिनर पूछता है नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है, इट इज 58%। एग्जैक्ट कभी भी हम बात नहीं करते। अगर आप बात करो रेंज की, तो रेंज का मतलब इसकी होती है लगभग 55 से 65%। कहने का मतलब वेंट्रिकल में जितना भी ब्लड है उसका लगभग 55 से लेकर के 65% तक ब्लड वेंट्रिकल से कहां निकलता है, बाहर निकलता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हेल्दी हार्ट की। मायोकार्डियम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे आप एमएसएन में डिस्कशन करते हो, मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। फेलियर शब्द का मतलब है हार्ट इज नॉट एबल टू पंप द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड। हमारे हार्ट को जितना ब्लड पंप करना चाहिए उतना ब्लड हमारा हार्ट पंप नहीं कर पा रहा। सीधी सी बात है, आपको फेल होना कब कहोगे, सीधी सी, जो काम आपको सौंपा गया है अगर उसको आप पूरी तरह से नहीं कर पाए, इसका मतलब यू आर फेल्ड। तो हार्ट को सौंपा गया है काम कि भैया एक ब्लड जो भरा है 70 ml बाहर निकालना है। अगर इसने 70 ml से कम ब्लड बाहर निकाला, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कम है। जितना कम बाहर निकालता जाएगा, मैं कहूं 50% बाहर निकाल रहा है, आप कहोगे कम निकल रहा है। मैं कहूं 40% निकल रहा है, आप कहोगे कम है। 30% निकल रहा है, कम है। 20% निकल रहा है, कम है। जितना ज्यादा कम निकलता जाएगा उतनी सिवियरिटी बढ़ती जाएगी, आप कहोगे माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। तो ध्यान से सुनिए, इजेक्शन फ्रैक्शन का सिंपल सा संबंध किसके साथ है, आपके हार्ट फेलियर के साथ, आपके हार्ट के साथ। तो इसको जरूर याद रखना कि नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन आपका कितना होता है, 58%। रेंज दे तो याद रखना 55 से लेकर के 65%। क्लियर है। अब दो शब्द और सुनिए ध्यान से। प्रीलोड आपने शब्द सुना होगा, यह भी चूंकि आपके आता है जब आप क्लिनिकल पार्ट पढ़ते हो। व्हाट इज प्रीलोड, सिंपल सी चीज है। प्री शब्द का मतलब होता है वैसे पहले, ये रहा इधर अयोटा और इधर रहा पल्मोनरी आर्टरी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। लिसन, ये आपका जो ब्लड है वेंट्रिकल में भरा है, अभी ये भी वाल्व बंद है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कितना ब्लड भरा है यहां पर, 120 ml। ये जो 120 ml ब्लड है, ये 120 ml ब्लड, अब आप जानते हो किसी पार्ट के अंदर अगर आप कोई चीज डालोगे तो वो दबाव तो डालेगा, प्रेशर तो डालेगा। ये ब्लड आपके वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम पे प्रेशर डालता है। प्रीलोड मींस प्रेशर exerted by blood on wall of ventricles before systole। कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जो आपका सिंपल सी चीज है, ये आप ब्लड के द्वारा जो प्रेशर डाला गया, इसे हमने क्या कहा, प्रीलोड। नॉर्मली 120 ml होता है। अब अगर आपके हार्ट को इफिशिएंटली काम करना है तो आपके मायोकार्डियम में इतनी पावर होना चाहिए कि वो इस प्रीलोड से ज्यादा प्रेशर जनरेट करे, जब भी जाकर के ब्लड कहां निकलेगा, बाहर। अब आप जब एमएसएन में पढ़ते हो हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन, उस कंडीशन के अंदर होता क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। मैं एनाटॉमिकल टर्म की बात कर रहा हूं। कारण है जब 70 ml ब्लड बाहर नहीं निकलेगा तो अंदर आपका कम ज्यादा ब्लड बचेगा, अगली बार फिर ज्यादा बचेगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जब ब्लड बढ़ेगा, इसका मतलब सिंपल सी चीज है, आपका क्या बढ़ेगा, प्रीलोड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे ये प्रीलोड बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे सिंपल सी चीज है, आपका प्रीलोड जितना ज्यादा आपका बढ़ता चला जाएगा, उतनी ज्यादा वेंट्रिकल्स को क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। आफ्टरलोड का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद। तो ये कुछ सिंपल टर्म आप याद रखिएगा, है ना। अब सिंपल सी चीज है, यहां अगला अगर कुछ बात करें,
नेक्स्ट पार्ट है कार्डियक इंडेक्स। इसको मैं केवल एक वन लाइन में बताऊंगा क्योंकि आप एग्जाम के हिसाब से याद रखना। इंडेक्स का मतलब वैसे होता है सारणी। ध्यान से सुनिए, हार्ट 5 लीटर ब्लड पंप करता है। ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। किस में करता है? बॉडी में करता है। हमारी बॉडी के अंदर बॉडी का क्या होता है? सरफेस एरिया होता है। क्या होता है? सरफेस एरिया होता है। और सरफेस एरिया को हम नापते हैं स्क्वायर मीटर में। किस में नापते हैं? स्क्वायर मीटर में। तो बहुत ध्यान से सुनना, अगर हमारे बॉडी का सरफेस एरिया 1 स्क्वायर मीटर होता, ध्यान सुनना, कितना होता? 1 स्क्वायर मीटर होता, तो हर स्क्वायर मीटर में कितना ब्लड जाता? 5 लीटर। बहुत इजी है यार। अगर एक जना खाना खाने वाला है, 5 रोटी है, तो एक आदमी के हिस्से में कितनी आएगी? 5 रोटी। तो सेम चीज, 5 लीटर ब्लड अगर हमारा सरफेस एरिया 1 स्क्वायर मीटर होता तो कितना ब्लड जाता? 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर। अगर आपका सरफेस एरिया 2 स्क्वायर मीटर होता तो आपके हर स्क्वायर मीटर में कितना ब्लड जाता? 2.5 लीटर ब्लड जाता। क्लियर है? अब मैं आपको एग्जाम के हिसाब से कुछ पॉइंट लिखा दूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल बॉडी सरफेस एरिया, इंसान का नॉर्मल बॉडी जो सरफेस एरिया है ये होता है 1.734 स्क्वायर मीटर। लिख लीजिएगा इसको। हमारा नॉर्मल बॉडी सरफेस एरिया कितना होता है? लगभग 1.25 मीटर के आसपास। इसका मतलब 5 लीटर ब्लड 1.25 स्क्वायर मीटर एरिया में जाता है। ये 1.25 निकाला गया 70 किलो का एक अडल्ट, उस हिसाब से नॉर्मल स्टैंडर्ड वेट। अब इसका मतलब जितना ज्यादा वेट बढ़ता जाएगा सरफेस एरिया क्या होगा? उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। सरफेस एरिया के बढ़ने का नुकसान, आप कहोगे सर जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा हर हिस्से में ब्लड उतना ही क्या आएगा? कम आएगा। ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा हर हिस्से में ब्लड उतना ही क्या आएगा? कम आएगा। इसीलिए कहते हैं ना साहब, ओबेसिटी अगर किसी को होती है तो आपके हार्ट के ऊपर क्या पड़ता है? लोड पड़ता है, क्योंकि उसको ज्यादा एरिया में ब्लड को क्या करना है? पंप करना है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि ओबेसिटी वाले लोगों के अंदर कार्डियक डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि सीधी सी बात है, अरे एक आदमी अगर तुम उसको दिन और रात लगातार काम कराओगे और ज्यादा काम कराओगे तो डेफिनेटली वो जल्दी थकेगा। तो याद रखिएगा, कार्डियक इंडेक्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है मिनट वॉल्यूम किसके अंदर? लीटर के अंदर, डिवाइडेड बाय किसको भाग दे दें अपन? बॉडी सरफेस एरिया को किसके अंदर? स्क्वायर मीटर में। तो अगर आप यहां 5 लीटर डिवाइडेड बाय 1.734 स्क्वायर मीटर पे जाते हैं तो याद रखिएगा आंसर आएगा 2.8। क्या लिखें? लीटर पर स्क्वायर मीटर। तो वन लाइन क्वेश्चन में याद रखना, बहुत सिंपल सी चीज है। आपके हर स्क्वायर मीटर एरिया में कितना ब्लड आ रहा है? 2.8 लीटर ब्लड आता है। इसकी भी रेंज याद रख लीजिएगा, 2.5 टू 3.1 लीटर पर स्क्वायर मीटर। और याद रखिएगा स्टार करके, अगर बॉडी सरफेस एरिया क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर जैसे जैसे बॉडी सरफेस एरिया इंक्रीज होगा कार्डियक इंडेक्स क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज। जिसकी कार्डियक इंडेक्स जितनी ज्यादा कम है उसको कार्डियक डिसऑर्डर होने का खतरा उतना ही ज्यादा होता है। तो आप खुद समझिए, मेरे हिसाब से आपके समझ भी आ गया होगा कि सरफेस एरिया का सीधा सीधा संबंध है आपके हार्ट के फंक्शन के ऊपर जो आपका अफेक्ट आता है। क्लियर है? कार्डियक इंडेक्स वन लाइन याद रखना, बॉडी सरफेस एरिया कितना, नॉर्मल रेंज कितनी, और रिलेशन क्या? रिलेशन भी मैंने आपको बता दिया है। लास्ट पार्ट है कार्डियक रिजर्व। रिजर्व शब्द का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। ध्यान से सुनना, नॉर्मल अगर आप बात करो कार्डियक आउटपुट की तो नॉर्मली आपका कितना निकलता है? 5 लीटर पर मिनट। लेकिन याद रखना, जब भी कभी आप किसी तरह का कोई फिजिकल एक्सर्शन करते हो, जब आप कोई दौड़ते हो, जब आप भागते हो, तो उस समय हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है।
सिंपल सी चीज, जब जब आपने क्या लिया, किसी भी तरह का फिजिकल क्या लिया, स्ट्रेस लिया, फिजिकल स्ट्रेस लेते क्या हुआ, बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब इसको इंक्रीज करने के लिए आपका हार्ट क्या करता है, दो काम करता है। पहला इंक्रीज हार्ट रेट, दूसरा काम करता है इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कहने का मतलब दिल की धड़कन भी बढ़ाएगा और साथ साथ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाएगा। दिल तेजी से धड़केगा और आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाएगा। अब जब ये दोनों काम होंगे तो इनका परिणाम क्या होगा, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। और ये आपका कहां तक जा सकता है, याद रखना 3 to 4 टाइम्स ऑफ मिनट वॉल्यूम। कहने का मतलब मिनट वॉल्यूम का 3 से 4 गुना। कहने का मतलब 15 से लेकर के 20 लीटर पर मिनट। अगर आवश्यकता पड़े तो हमारा हार्ट लगभग हर मिनट के अंदर आपका कितना ब्लड पंप कर सकता है, 15 से लेकर के 20 लीटर तक आपका ब्लड पंप कर सकता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, 15 से लेकर 20 लीटर तक। अब एक और चीज किसी के मन में आ सकती है, क्या हमारी हार्ट रेट बढ़ती ही चली जाएगी? हार्ट रेट के बढ़ने की कोई ना कोई तो लिमिटेशन होगी। डेफिनेटली हार्ट रेट के बढ़ने की एक लिमिटेशन होती है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनर अगर पूछ ले आपकी हार्ट रेट कहां तक जा सकती है, उसे हम कहते हैं मैक्सिमम हार्ट रेट। और इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूं तो ये लिख दिया मैंने MHR। एक इंसान की दिल की धड़कन कहां तक बढ़ सकती है, साइंटिफिकली निकाला गया फॉर्मूला है, जो लैब के अंदर निकाला गया था। बच्चों शायद अगर आपको ध्यान हो तो मैक्सिमम हार्ट रेट उम्मीद करता हूं आपको पता होगा कि कैसे निकाली जाती है। बहुत बढ़िया, ट्रबल बॉय का पहला जवाब आया 220 माइनस एज। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब हम मैक्सिमम हार्ट रेट निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला है, जिसको नहीं पता याद रखिएगा, MHR इज इक्वल टू 220 माइनस एज। 220 में से 262 नहीं भैया, 220, अगर आप 220 में से एज को घटा देंगे तो आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन की एज अगर आप 50 ईयर्स मानते हो तो उसकी जो मैक्सिमम हार्ट रेट होगी 220 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना होगा, 170। लगभग आपका 170 तक उसकी धड़कन जा सकती है। संजय यादव बिल्कुल कराएंगे लास्ट के अंदर। आप इसी में समझो ना, ये MCQ तो हो रहा है आपका। सिंपल चीज, मैक्सिमम हार्ट रेट कितनी होती है, डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आपको निकालना है। अगर उसने मरीज की या पेशेंट की एज दे दी, इंडिविजुअल की एज दे दी, तो आप उस फॉर्मूला डाल के निकाल लीजिए। 220 माइनस एज क्या निकलेगा, आपका मैक्सिमम हार्ट रेट। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम डील करते हैं, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ऑस्कल्टेशन पार्ट पे आता है, जिसे हम कहते हैं हार्ट साउंड। साउंड का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट के अंदर क्या होती है, मैकेनिकल एक्टिविटी होती है। कहने का मतलब इंसान का हार्ट भी मशीन की तरह काम करता है। ये एट्रियम, नीचे वेंट्रिकल। और जब हमारे हार्ट के अंदर एक्टिविटीज होती है तो डेफिनेटली ऐसी कोई जगह नहीं है जहां एक्टिविटी हो रही हो और जहां आवाज ना आए, जहां एक्टिविटी हो रही हो और जहां आवाज ना आए। अब एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं एक्टिविटी की बात करूं तो जैसे क्लोजर ऑफ वाल्व, कहने का मतलब हमारे जो हार्ट के वाल्व है वो क्या होंगे, आपके बंद होंगे। अब जैसे गेट बंद होता है तो आवाज आती है, तो ऐसे ही हमारे जब वाल्व बंद होते हैं तब भी क्या आती है, आवाज आती है। इसके अलावा मैं कहूं, अगर ब्लड का क्या होगा, मूवमेंट होगा। आप जानते हो ब्लड का मूवमेंट होता है ना चैम्बर्स के बीच में, चाहे वो एट्रियम से वेंट्रिकल में नॉर्मल हो या अबनॉर्मल वेंट्रिकल से किसकी ओर हो, एट्रियम की ओर हो, तब भी आपका एक्टिविटी हो रही है। अगर मैं कहूं आपका मायोकार्डियम भी काम करता है, तो इसे हम कहते हैं मायोकार्डियल एक्टिविटी।
तीन तरह की एक्टिविटी हो रही है। सिंपल सी चीज है, यहां पर वाल्व का क्लोजर हो रहा है, ब्लड का मूवमेंट हो रहा है, और क्या हो रही है, मायोकार्डियल एक्टिविटी। इनकी वजह से क्या पैदा हो रहे हैं, हार्ट साउंड, हमारे दिल की आवाज। अब याद रखिएगा, सिंपल सी चीज है, क्लिनिकली कहने का मतलब अगर आप क्लिनिकली बात करो, 4 टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड, ये वन लाइनर CHO में याद रखना, 4 टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड, जिनको हमने नाम दिया है S1, S2, S3, S4। 4 तरह के हार्ट साउंड्स होते हैं। मेन अगर हम फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो वहां पर हमारे सामने आते हैं S1 और S2। इस S1 और S2 को हमने नाम भी दिया है। नाम किस हिसाब से दिया है, जैसा सुनने में आया। कहने का मतलब जब आप क्या करते हो, ऑस्कल्टेशन, जब आप सुनते हो जैसी आवाज आएगी वैसा ही तो आप बोलोगे। तो जब आपने पहले साउंड को सुना तो ऐसा लगा जैसे किसी ने क्या बोला, लुब लुब, क्या बोला, लुब, लब नहीं, LUB बोले तो लुब। और दूसरा साउंड ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने क्या बोला, डुब, लुब और डुब। अब यहां एग्जाम का प्रश्न जो आता है वो आता है कि S1 क्या होगा। जीवन जसवंत चौधरी 220 क्या है सर, ये लैब में निकाला गया फॉर्मूला है, बिल्कुल रहमानी आबिद, S1 S2 वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है कि यार पहला साउंड क्यों पैदा होता है, दूसरा क्यों पैदा होता है। आज मैं लिखा भी दूं आपको तो शायद पता नहीं उस समय तक याद रहे ना रहे। छोटा सा सिस्टम समझने की कोशिश करना। वाल्व 2 तरह के हैं। पहले आप जानते हो डेफिनेटली AV वाल्व का ही नंबर आता है। हार्ट के अंदर अगर आप एंटर करते हो तो पहले कौन से आते हैं, AV वाल्व आते हैं। और AV वाल्व एक नहीं है, 2 हैं। कितने हैं, 2। AV वाल्व के बाद अगला नंबर किसका आता है, सेमिल्यूनार वाल्व का। सेमिल्यूनार का मतलब अयोटिक और पल्मोनरी। इतना तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि जब गेट बंद होता है तब आवाज आती है। तो आप सोचिए पहला नंबर किसका आएगा, AV वाल्व का। तो ध्यान से सुनना, जब जब AV वाल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे, जब जब AV वाल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे, पहली बार आवाज आएगी और इसे ही हम क्या कहेंगे, S1। आप इतना याद रखो, जब भी आप वाल्व पढ़े तो पहले AV वाल्व तो पढ़ते हो, हार्ट के अंदर आओगे तो पहले आपको AV वाल्व ही दिखेंगे। तो सिंपल चीज, जैसे ही AV वाल्व बंद होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, S1। और आप ये बताओ, S1 आपका जैसे ही पैदा हुआ आपको आवाज आई जैसे किसी ने बोलो, क्या बोला, लुप। अब ईमानदारी से बताना, AV वाल्व का बंद होना क्या आपको शो करता है। आपका AV वाल्व का बंद होने का मतलब है आपका डायास्टोल खत्म हो गया। एग्री कर रहे हो। AV वाल्व का बंद होने का मतलब क्या हो गया, अब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में नहीं आ रहा, डायास्टोल खत्म हो गया। ये AV वाल्व है, बंद होते ही आवाज आई, पहला साउंड हमने कहा S1। इसका मतलब AV वाल्व बंद हो गया तो आवाज आई। इसका मतलब क्या खत्म होने पे आवाज आई, डायास्टोल खत्म होने पे आवाज आई। तो इसी वजह से याद रखना, S1 को एक और नाम दिया है, अगर मैं यहां लिखूं, इसी वजह से S1 को कहते हैं, याद रखना, एंड डायास्टोलिक साउंड। डायास्टोल खत्म होने का इंडिकेशन है। अगर एग्जाम में पूछे, दोनों क्वेश्चन यह है, S1 किस वजह से आया, AV वाल्व के बंद होने की वजह से। दूसरा, S1 कैसा सुनाई दिया, लुब। अगली चीज जो S1 है, ये आपका दूसरा नाम क्या है, एंड डायास्टोलिक साउंड। या और डायास्टोल खत्म हो रहा है, क्या चालू होने वाला है, सिस्टोल। इसका एक और नाम निकला प्री सिस्टोलिक साउंड। इस पर भी ध्यान दीजिएगा। एंड डायस्टोलिक साउंड और प्री सिस्टोलिक साउंड किसे कहा आपने, S1 को कहा। ध्यान से सुनना, क्लियर है। अब अगर आप बात करो, अगला वाल्व सेमिल्यूनार वाल्व क्या हुआ, ध्यान से सुनना, क्लोज हुआ। सेमिल्यूनार वाल्व क्लोज होते फिर से आवाज आई। अब दूसरी बार आवाज आई। अगली बार जब आवाज आई तो आपने क्या सुना, डुब सुना। क्या सुना, डुब सुना। बहुत सिंपल सा पार्ट है। अब उम्मीद करता हूं जितने भी बच्चे यहां बैठे हुए होंगे वो समझ रहे होंगे कि सेमिल्यूनार वाल्व के बंद होने का मतलब है ब्लड वेंट्रिकल से बाहर नहीं जा रहा। ब्लड वेंट्रिकल से बाहर नहीं जा रहा, इसका मतलब
सिस्टोल क्या हो चुका है, एंड हो चुका है, और डायस्टोल क्या होने वाला है, शुरू होने वाला है। इसका मतलब ये आवाज आपको क्या सिखाती है, क्या समझाती है? सेकेंड हर्ट साउंड हमें इंडिकेट करता है, हम कह सकते हैं दिस एंड सिस्टोलिक साउंड, और दूसरा नाम मैं इसे दे सकता हूं, क्या शुरू होने वाला है, डायस्टोल, तो मैं इसे कह सकता हूं प्री डायस्टोलिक साउंड। या तो मैं कह दूं एंड सिस्टोलिक साउंड, या फिर मैं क्या कह दूं इसको, प्री डायस्टोलिक साउंड। दोनों नाम मैं इसको दे सकता हूं, एंड सिस्टोलिक या फिर आपका प्री डायस्टोलिक साउंड। ये मेरे पीछे आ गया है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं एंड सिस्टोलिक या प्री डायस्टोलिक साउंड। क्लियर है? तो ये दोनों नाम किसके आए, S1 के और S2 के। तो S1 और S2 में पता लगा कि साहब क्यों पैदा हुआ। S1 AV वाल्व के बंद होने की वजह से, S2 आपका आया किसकी वजह से, सेमिलुनार वाल्व के बंद होने की वजह से। अगेन कम बैक टू द हार्ट। ये रहा हमारा फिर से हार्ट। अगर मैं ड्रॉ करूं, ऊपर एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल है। अब तीसरे साउंड की बारी आती है। अब देखिए वाल्व का काम तो खत्म, इधर अयोटा है, पल्मोनरी आर्टरी है, वाल्व की वजह से जो साउंड आना था वो तो खत्म। अब अगली आवाज किस वजह से आती है? देखिए ये रहा वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। लिसन, हमारा वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम नेचर में इलास्टिक होता है। कहने का मतलब कैसा होता है, इलास्टिक। अरे मसल ही तो है, खींच रहे हो खिंच जाती है ना साहब, मजबूत भी है और इलास्टिक भी है। तो जैसे अगर आप सिंपल सी चीज, किसी टायर में हवा भरते हैं तो साहब उसके टायर पे दबाव पड़ता है तो आवाज आती है ना, क्योंकि वो आपका ट्यूब फैल रही है। अगर किसी गुब्बारे में पानी भरोगे तो आवाज आएगी, क्योंकि गुब्बारा आपका क्या हो रहा है, फैल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। सेम ऐसे ही याद करो, एट्रियम से पहली बार ब्लड, अगर ये एट्रियम है, यहां से जब पहली बार ब्लड इधर वेंट्रिकल में आता है, शुरुआत में मैंने पढ़ाया था, उस स्टेज को कहते हैं, ध्यान से सुनना, रैपिड फिलिंग। और रैपिड फिलिंग के समय कितना परसेंट ब्लड आता है, 70% ब्लड। तो रैपिड फिलिंग के समय ये जो ब्लड आ रहा है, ये ब्लड क्या कर रहा है, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम का, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम पे प्रेशर डाल रहा है। इसकी वजह से वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम का क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम का क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। और जब इसका वाइब्रेशन होता है तो इसी वाइब्रेशन की वजह से कौन सा साउंड पैदा होता है, S3। S3 याद रखिएगा माइल्ड हर्ट साउंड है। कहने का मतलब हल्का साउंड है, बहुत तेज आवाज नहीं है, बहुत हल्की आवाज है। S3 के बारे में एक चीज याद रख लीजिएगा, S3 को आप अगर ऑस्कल्टेट करना चाहते हैं, एग्जाम के हिसाब से याद रखना, ऑस्कल्टेशन अगर आप सुनना चाहते हैं तो अगर आप डायाफ्राम से सुनेंगे, जो स्टेथोस्कोप का है, तो आपको सुनाई नहीं देगा। आपके स्टेथोस्कोप में जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसे हम बेल कहते हैं। क्या कहते हैं, बेल। तो S3 सुनने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, बेल ऑफ स्टेथोस्कोप। याद रखना, किसका इस्तेमाल करते हैं, बेल ऑफ स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, S3 बोले तो थर्ड हर्ट साउंड के लिए। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि विच हर्ट साउंड इज नॉर्मली ऑस्कल्टेटेड विद द हेल्प ऑफ बेल ऑफ स्टेथोस्कोप। इसको कहते हैं साहब हम S3 हर्ट साउंड, माइल्ड हर्ट साउंड है। एक एज के बाद ये डिसअपियर हो जाता है, बट उतना डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना बेसिक याद रखो। ये हुआ S3। अब बचा आपका S4। S4 बोले तो फोर्थ हर्ट साउंड, चौथा हर्ट साउंड। फिर से एट्रियम, नीचे फिर से वेंट्रिकल्स, फिर से आपका ऊपर अयोटा है, इधर आपका पल्मोनरी आर्टरी है। अब सुनिएगा, रैपिड फिलिंग के समय 70% ब्लड आ गया, इसने वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम का वाइब्रेशन किया, वाइब्रेशन करते ही S3 पैदा हुआ। रैपिड फिलिंग के बाद स्लो फिलिंग आई, धीरे धीरे ब्लड सीधा किस में आ रहा है, वेंट्रिकल में आ रहा है, कोई इसके ऊपर धक्का नहीं लग रहा। लास्ट स्टेज याद रखिएगा, 20% ब्लड भरना बाकी है, 70% भर गया रैपिड फिलिंग में, स्लो फिलिंग में भर गया 10%, अभी भी 20% भरना बाकी है। इस 20% कैसे भरा जाता है, एवी वाल्व को बंद होने से बचाने के लिए हमारा एट्रियम जो है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसे कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होती क्या होता है कि जो ब्लड है किसके अंदर, एट्रियम के अंदर, ध्यान सुनना, ब्लड किसके अंदर है, एट्रियम के अंदर, रैपिडली, बहुत तेजी से मूव्स इनटू, किसके अंदर गया, वेंट्रिकल्स के अंदर गया। और जब ये तेजी से वेंट्रिकल्स के अंदर ये ब्लड गया, इसने फिर से किसके धक्का मारा, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम के। अगेन दोबारा फिर से
वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम का क्या हुआ, दोबारा फिर से क्या हुआ, वाइब्रेशन। लेकिन आप समझ सकते हो इस बार जो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम है इसका जो वाइब्रेशन है वो उतना ज्यादा नहीं होगा, हल्का होगा, क्योंकि वेंट्रिकल ऑलरेडी फैल चुका है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो ब्लड है उसका वॉल्यूम भी क्या है, उसकी मात्रा भी क्या है, कम है, तो वाइब्रेशन होगा, इसकी वजह से S4 साउंड पैदा हुआ। लेकिन S4 की खास बात, S4 एक्टिविटी इतनी हल्की है कि ये साउंड सुनाई ही नहीं देगा। कहने का मतलब इनऑडिबल, ध्यान सुनना, इनऑडिबल कहने का मतलब चौथा हर्ट साउंड कभी भी सुनाई नहीं देता है। अगर सुनाई दिया तो इसका मतलब पैथोलॉजी है, इसका मतलब प्रॉब्लम है। याद रखना, मैं यहां लिख भी रहा हूं, इस S4 इज ऑस्कल्टेटेड। अगर कभी भी आपने हमेशा S4 को सुना देन इट इज पैथोलॉजिकल। इसका मतलब कोई ना कोई क्या है, समस्या है। बहुत सारी समस्या होती है अलग अलग तरह की जिनके अंदर ये सुनाई देता है। इसको केवल याद रखना, ओनली कैन बी सीन एज ग्राफिकल एक्टिविटी, ग्राफिकल एक्टिविटी की तरह इन किसके अंदर, याद रखना मैं यहां नाम लिख रहा हूं, फोनोकार्डियोग्राम। अभी इसके बारे में समझाता हूं मैं क्या है फोनोकार्डियोग्राम। जैसे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, वैसे ही साउंड के लिए भी एक मशीन लगाई जाती है। यह मशीन क्या करती है कि जब भी कोई साउंड पैदा होगा तो वहां पर आपका वेव्स बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर बनाऊं, आपको पता है सबसे तेज साउंड S1 है, तो जैसे ही आपके AV वाल बंद होंगे तेजी से साहब ये ऐसे इस तरह से मूवमेंट होगा, सबसे लाउड साउंड है S1। सेमिलुनार वाल बंद होंगे, दोबारा फिर से साहब ऐसी एक्टिविटी आएगी, थोड़ा इससे हल्का है, ग्राफ में दिख रही है। आपका रैपिड फिलिंग होगी, इससे हल्की है, लेकिन फिर से साहब यहां नजर आएगी। इसका मतलब 3 एक्टिविटी हो गई। अब जो एट्रियल सिस्टोल हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, चौथा हर्ट साउंड पैदा हुआ। अगर आपने हल्का सा ऐसा यहां पर ग्राफ देखा, इसका मतलब कुछ तो एक्टिविटी हो रही है। और फिर से दोबारा समझने का तरीका, फिर से दोबारा वही बड़ा S1 S2 S3 हल्का सा S4 फिर से S1। इसका मतलब आप कह सकते हो कि आपको 4 एक्टिविटीज दिख रही है, 1 2 3 एंड 4। चौथी एक्टिविटी केवल ग्राफ के रूप में देखी जा सकती है, और जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा देखी जाती है वो आपका सिंपल सी चीज है, उसे कहते हैं अपन फोनोकार्डियोग्राम। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। तो ये आपका क्या है, एक बेसिक्स है आपके हार्ट साउंड के बारे में, जो डेफिनेटली आपको आना चाहिए, जो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज है। उम्मीद करता हूं कि आज हमने ये जो आपकी जो बेसिक्स है जिनके बारे में डिस्कशन किया था, ये बेसिक्स आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। अगली क्लासेस के अंदर और किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको जैसा कहा है याद रखिएगा कि जो बैचेस हैं 24-25 दिसंबर से नया